सर इंडिया जो है वो सॉफ्ट पीस के लिए माना जाता है और हमेशा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में इंडिया नंबर 1 पे रहा है। तो हमें इस बात में ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि वो आगे हमारे साथ ही खड़ा रहेगा। सर डिफ्लेशन में हमारी जो कमोडिटीज हैं उनके रेट बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करना बंद कर देते हैं। सर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। सर जो बैंक्स के पास सर ये डिफरेंस होता है, बैंक के पास जितना भी पैसा है आरडी एफडी करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में, और जो बैंक ने किसी और बैंक में इन्वेस्ट किया है उसको माइनस करके जो निकलता है वो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। जो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती, जो इसकी वजह से कंपनीज का एक्सपेंशन रुक जाता है और सर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो इस वजह से वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि रेसेशन की तरफ जा रहे हैं। तो उनका कहना है कि हमें रेपो रेट बढ़ाने में फोकस ना करके जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है, जोशीमठ है वो हिमालयन माउंटेन रेंज में है और माना जाता है कि जो हिमालयन है वो यंगेस्ट माउंटेन्स है, इसकी वजह से वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है। तो गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। Okay, good afternoon. Take your seat. थैंक यू सर। रक्षा कड़ियाल, यस सर। यही है नाम आपका? जी सर। ओके, रक्षा, आप अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम रक्षा तड़ियाल है, मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पंडित ललित मोहन शर्मा पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज ऋषिकेश से की है। सर मेरी हॉबीज स्केचिंग करना है। ओके, आपकी हॉबी है स्केचिंग करना? यस सर। क्या क्या स्केच में क्या क्या करते हो आप? सर ऑब्जेक्ट स्केचिंग करती हूँ मैं, ठीक जैसे है। बॉटल या कोई भी ऑब्जेक्ट रखी है तो मैं उसको बनाने की कोशिश करती हूँ। ओके, इसके अलावा और स्केचिंग के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? सर जैसे ह्यूमन स्केचिंग का भी। वो क्यों नहीं करते आप? वो टफ लगे आपको? यस सर। सर उसमें मतलब मेरी इतनी अच्छी सफाई नहीं है हाथ में, तो मतलब टफ चीजों से आप भागते हैं? नो सर, ऐसा नहीं है कि मैंने बनाने की कोशिश नहीं की, मैंने कोशिश की है पर मैं उतना अच्छा नहीं बना पाई। तो फिर मैंने सोचा जो जिसमें मैं अच्छा बना रही हूँ मैं वो कर लो। ठीक है, ऋषिकेश से आपने बताया ऋषिकेश से आए हैं ना, तो ऋषिकेश का नाम ऋषिकेश क्यों पड़ा? सर यहाँ पे रैप्ले नाम के ऋषि ने तपस्या की थी, जिनसे खुश होके भगवान विष्णु जी ने ऋषिकेश नाम के रूप में उन्हें दर्शन दिए थे। तब से यहाँ पे इसका नाम ऋषिकेश पड़ा है। ओके, तब से यहाँ का नाम ऋषिकेश पड़ा। ठीक है, और क्या जानते हो आप ऋषिकेश के बारे में? सर ऋषिकेश एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्लेस है और ये यहाँ की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है। इसे इंटरनेशनल कैपिटल ऑफ योगा भी बोला जाता है। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग, एडवेंचरस जो चीजें हैं वो भी करी जाती है, जैसे रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, ट्रैकिंग, ये सब चीजें यहाँ होती हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर मुझे ऋषिकेश विजिट करना है तो व्हाट विजिटिंग साइट्स कौन सी? सर यहाँ पे हम त्रिवेणी घाट, जहाँ पे शाम को गंगा आरती होती है, वहां अच्छा, जा सकते हैं। त्रिवेणी घाट क्यों बोलते हैं यहाँ पे? सर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे गंगा, जमुना, सरस्वती 3 नदियों का संगम हुआ। क्या सचमुच ऐसा है वहाँ पे? बोला जाता है? बोला जाता है ऐसा। ठीक है, और सर हम यहाँ पे टेम्पल्स हैं, जैसे भरत मंदिर और बाकी राम झूला, लक्ष्मण झूला, परमार्थ निकेतन, जहाँ पे इंटरनेशनल फेस्टिवल वीक योगा का मनाया जाता है। अच्छा, राम झूला लक्ष्मण झूला बताया आपने ना? यस सर। तो अभी कुछ समय पहले ऐसी कोई रिपोर्ट आई थी कि लक्ष्मण झूला जो ब्रिज है उसमें कुछ दिक्कतें आई थी। यस सर। तो आर यू अवेयर ऑफ दैट? क्या है उसमें? और कोई नया ब्रिज की भी बात चल रही थी, क्या वो ब्रिज बन रहा है वहां पे भी? यस सर। सर बीच में रिपोर्ट आई थी कि लक्ष्मण झूला में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसे शायद बीच में बंद भी किया था
और एक वहाँ पे जानकी सेतु बना है, और अभी हाल ही में जो बन रहा है वो बजरंग पुल करके बन रहा है। वो कहाँ पे बन रहा है? सर एग्जैक्टली मुझे प्लेस नहीं पता। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आप अपनी स्ट्रेंथ बताओ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ? सर मेरी स्ट्रेंथ, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और दूसरी है कि मैं टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। ओके, दो स्ट्रेंथ्स आपकी हैं, एक आपने कहा ऑप्टिमिस्टिक है और एक टाइम को आप अच्छा मैनेज करती हैं। अच्छा, दोनों का एक एक इलस्ट्रेशन दें आप, ताकि हम बिलीव कर सकें कि यस ये क्वालिटी आपके अंदर है। सर ऑप्टिमिस्टिक, मैं जैसे कुछ भी अगर मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी रिजल्ट आ रहा है, तो मैं उसको उसका नेगेटिव चीज़ नहीं देखती हूँ, पॉजिटिव को ही देखती हूँ। जैसे कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत बार सक्सेस नहीं मिलती है फर्स्ट टाइम में, तो मैंने उस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं किया ये सोच के कि मुझसे नहीं हो रहा है। मैंने पॉजिटिव वे में लिया कि जब मैं पहली बार में इतना कर सकती हूँ, तो मैं सेकंड टाइम में अपना फुल एफर्ट डाल के फाइनल सिलेक्शन पे ले सकती हूँ। मे बी अभी आपका सिलेक्शन ना हो तब सर आप क्या करोगे? मतलब अभी भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आप इंटरव्यू दे रहे हो, मे बी इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आगे क्या रहेगी आपकी स्ट्रेटजी? सर अभी मैं ऑप्टिमिस्टिक इस बात में हूँ कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो हार्डवर्क किया है इस बार, अपनी पहले की गलतियों को एनालाइज करके और उनमें वर्क करके अपना एग्जाम दिया था, और मुझे लगता है मेरे मेंस में अच्छे मार्क्स होंगे, और मैंने इंटरव्यू के लिए भी बहुत प्रैक्टिस की। अच्छे मार्क्स हैं या होंगे, मतलब क्या आपको लगता है? सर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे मार्क्स अच्छे हैं। ओके ठीक है, फिर? और मैंने इंटरव्यू के लिए भी बहुत प्रैक्टिस की थी, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा इसका। अच्छा, आपने बताया कि आपने कुछ गलतियां की, यस सर। कोई एक गलती आप बता सकते हैं कि ये गलती सर मैंने की थी, उसको ऐसे सुधारा? सर जैसे कि हम देखते हैं कि बैंकिंग एग्जाम में प्रीलिम्स और मेंस दो स्टेज होती है एग्जाम की, तो मैंने जो पहले किया था, मैंने प्रीलिम्स में ही फोकस किया था, तो इस वजह से मैं मेंस के कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाई थी। बट अब मैंने स्टार्टिंग से ही मेंस का कंटेंट भी साथ साथ पढ़ना स्टार्ट कर। ओके, तो इसने आपको हेल्प किया? यस सर। ओके गुड। अच्छा रक्षा, ये आरबीआई ने अभी जो है रेपो रेट बढ़ाया है कुछ समय पहले, है ना? कितना बढ़ाया है? सर 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है, अब 6.5% होगी। पहले कितना था ये? 6.25। 6.25, ठीक है। ओके, तो रेपो रेट क्या होता है? सर रेपो रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है, जिस रेट पे। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा होता है? सर लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट में मिलता है। अच्छा, बैंक रेट। यस सर। ठीक है। अच्छा, ये बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो रेपो रेट को बढ़ाने में लगे हुए हैं ना? यस सर। और अभी कुछ समय पहले वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आई थी इसको लेकर, है ना, ग्लोबल रिसेशन को लेकर। तो ये जो सेंट्रल बैंक्स हैं ये रेपो रेट बढ़ा रहे हैं, इसका कनेक्शन रिसेशन से किस तरह है? सर रेसेशन वो होता है जब हमारी इकोनॉमी जो है कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर में नेगेटिव में जाए। बट अगर अभी हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट रुक जाती है। जो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती, जो इसकी वजह से कंपनीज का एक्सपेंशन रुक जाता है, और सर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो इस वजह से वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि रेसेशन की तरफ जा रहे हैं। तो उनका कहना है कि हमें रेपो रेट बढ़ाने में फोकस ना करके जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है उसमें फोकस ये सप्लाई चेन डिसरप्शन कैसे हुई है? सर जैसे अभी रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से जो क्रूड ऑयल्स की सप्लाई में जो डिसरप्शन हुआ है, तो इससे तो इंडिया को बेनिफिट मिलना चाहिए। इट मींस क्योंकि क्रूड ऑयल रशिया इंडिया को सप्लाई तो कर ही रहा है, कम रेट में कर रहा है, तो फिर वो रिसेशन से कैसे आप जोड़ोगे इस डिसरप्शन से? क्या इंडिया के लिए डिसरप्शन है सप्लाई चेन? सर ग्लोबल लेवल पे डिसरप्शन हुआ है। ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। आप ये बताओ, जब वर्ल्ड बैंक भी ये बात कर रहा है ना, स्टिल
जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो रेपो रेट बढ़ा रहे हैं, तो इनका रेपो रेट बढ़ाने का रीजन क्या है? सर क्यों ये बढ़ा रहे हैं? मेन रीजन है जो इन्फ्लेशन बढ़ गया है उसको कंट्रोल करना है। उसको कंट्रोल करना है। यस सर। इन्फ्लेशन क्या होता है? सर इन्फ्लेशन जब कमोडिटीज और सर्विसेज जो है उनके रेट बढ़ जाए और हमारे परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाए तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। ओके, स्टैग्फ्लेशन क्या होता है? सर स्टैग्फ्लेशन वो कंडीशन है जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट, जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। ओके, अच्छा डिफ्लेशन भी सुना होगा आपने फिर? यस सर। डिफ्लेशन क्या होता है? सर डिफ्लेशन में हमारी जो कमोडिटीज हैं उनके रेट बहुत ज्यादा नीचे गिर जाते हैं और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करना बंद कर देती है। अच्छा, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में इकोनॉमी के लिए कौन सा ज्यादा खतरनाक है, मतलब डेंजरस कौन सा होता है? सर डिफ्लेशन को ज्यादा डेंजरस माना गया है। क्यों क्यों माना गया है? सर क्योंकि उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ करना बंद कर देती है। इकोनॉमिक ग्रोथ करना बंद कर देती है। Yes, sir. और इन्फ्लेशन में क्या असर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में? सर इन्फ्लेशन में जो रेट्स हैं कमोडिटीज के वो बढ़ते हैं बट जो कंपनीज हैं वो बंद नहीं होती हैं, मतलब जो हमारा प्रोडक्शन है वो नहीं रुकता है तो उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहता, मतलब उतना इम्पैक्ट नहीं रहता जितना डिफ्लेशन में रहता है। ठीक है। अच्छा रक्षा, एक चीज और बताओ, रेपो रेट बढ़ने से जैसे आपने कहा कि सर एक्सपेंशन रुक जाता है ना, फिर भी जो बैंक्स हैं वो रेपो रेट बढ़ा रही हैं। यस। ठीक है, इससे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? सर वो अपने मनी को पुल आउट कर रहे हैं इंडिया से, क्योंकि रेपो रेट बढ़ने से जैसे हमें अभी देख रहे हैं कि सारे कंट्रीज में रेपो रेट बढ़ रहा है तो वो उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो अपना मनी विड्रॉ कर रहे हैं। यस सर। तो हम ये भी देख रहे हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है मनी विड्रॉ कर रहे हैं हमारी मार्केट से, है ना, फिर भी हम रेपो रेट बढ़ाए जा रहे हैं। आई थिंक पिछले लास्ट 1 ईयर से ये 8वीं बार आई थिंक जो ये रेपो रेट बढ़ाया है। तो क्या हम जो मनी डिवैल्यूएशन हो रही है डॉलर के अगेंस्ट, ठीक है, तो क्या उसको नहीं कंट्रोल करना चाह रहे? सर करना चाह रहे हैं। तो उसको कैसे करेंगे फिर? रेपो रेट तो आप बढ़ाए जा रहे हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसे और विड्रॉ करेंगे, है ना, तो और विड्रॉ करेंगे तो डॉलर और महंगा होगा कि नहीं होगा? तो कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें बैलेंस कैसे रख सकते हैं? कुछ आइडिया आपको? नो सर। नहीं पता आपको? ओके, कोई बात नहीं। ओके रक्षा, कोई एक इंटरनेशनल न्यूज बताइए हाल ही की। सर टर्की में अर्थक्वेक, टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया है। टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया है, ठीक है। क्या था रिएक्टर स्केल में इसकी मेजरमेंट? सर इसमें 7.8 जो पहली बार आया था, उसके बाद 7.6 और 7 कैलकुलेट किए हैं। ओके, तो इसमें भारत ने कोई ऑपरेशन स्टार्ट किया है? क्या है ऑपरेशन का नाम? सर ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त। तो ये ऑपरेशन दोस्ती क्यों चूज किया है? तो ये हिंदी वर्ड है। सर टर्की में भी दोस्त को दोस्त ही बोला जाता है टर्किश लैंग्वेज में, इसलिए इन्होंने दोस्त को चूज किया है। तो क्या टर्की हमारा दोस्त राष्ट्र है, मित्र राष्ट्र है टर्की? सर अभी तक तो वो हमारे अगेंस्ट ही खड़ा रहा है, बट मुझे लगता है कि आगे वो हमारे साथ रहेगा, हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगा। मतलब हमने उनकी थोड़ा मदद कर दी, ठीक है, इससे वो हमारे पाले में आ जाएगा। अभी वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, आपने देखा होगा, कुछ इंसिडेंसेस सुना होगा आपने, है ना। तो आपको लगता है कि केवल इतनी मदद करने से या ये मदद देने से वो जो है हमें आगे सपोर्ट करेगा? सर इंडिया जो है वो सॉफ्ट पीस के लिए माना जाता है और हमेशा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में इंडिया नंबर 1 पे रहा है, तो हमें इस बात में ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि वो आगे हमारे साथ ही खड़ा रहेगा। ओके, सपोर्ट कर सकता है। यस सर। ओके, ठीक है। अच्छा आप ये बताइए, जब इंडिया इस तरह ग्लोबली, है ना,
ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे या बहुत बेसिस पे हेल्प करता है, तो क्या सिक्योरिटी काउंसिल में इसको परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए? यस सर, मिलनी तो चाहिए। कितने मेंबर्स हैं जिनको परमानेंट मेंबरशिप मिली हुई है सिक्योरिटी काउंसिल में? सर इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। कौन कौन है? सर मुझे पूरे नाम याद नहीं है। ओके कोई, अच्छा ठीक है, इंडिया को मिलनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप, उसके लिए 2 पॉइंट आप बोलिए, 2 फेवरेबल पॉइंट बोलिए, किस कारण मिलनी चाहिए? सर एक तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इंडिया सबसे ज्यादा प्रोवाइड कराता है। क्या इंडिया कराते हैं और नेशंस भी प्रोवाइड करवाते हैं? सर ओके, एक अच्छे लेवल पे इंडिया भी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और सर दूसरा ये पीसफुल नेशन है। अच्छा, केवल पीसफुल नेशन है, तो इस कारण से जब पीसफुल नेशन है तो वीटो पावर की क्या जरूरत? सर मिलिट्री पावर अगर हमारे देखें तो वो भी स्ट्रांग है। तो इस कारण जो है आप कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल में यस परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, यस ठीक है। अच्छा, सीआरआर और एसएलआर में क्या अंतर है? सर सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो है और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर जो है वो बैंकों को आरबीआई में मेंटेन करना कितना है अभी? सर 6.75। आर यू श्योर? CRR 4.5 एसएलआर सर 18%। ठीक है, अंतर बताइए दोनों में। सर सीआरआर जो है वो बैंकों को इन द फॉर्म ऑफ कैश आरबीआई में स्टोर करना पड़ता है और जो एसएलआर है वो बैंकों को अपने पास ही रखना होता है और इसमें कैश और या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गोल्ड की फॉर्म में भी हो सकता है। इंटरेस्ट मिलता है? सर इंटरेस्ट जो मिलता है वो एसएलआर में मिलता है, सीआरआर में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? सर नहीं पता। ओके, एनडीटीएल सुना आपने? यस सर। क्या होता है एनडीटीएल? सर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ओके सर जो बैंक्स के पास, सर ये डिफरेंस होता है, बैंक के पास जितना भी पैसा है आरडी एफडी करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में, और जो बैंक ने किसी और बैंक में इन्वेस्ट किया है उसको माइनस करके जो निकलता है वो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ओके, इसका सीआरआर से क्या है कनेक्शन? सर सीआरआर जैसे अभी 4.5% है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से क्या रिलेशन है? कुछ है इसका? सर उसके साथ तो कोई रिलेशन नहीं। आर यू श्योर? यस सर। ठीक है, अभी कौन सा बेसल नॉर्म चल रहा है? सर बेसल नॉर्म 3rd। इंडिया में? इंडिया में भी 3rd है। 3rd ही चल रहा है। तो बेसल नॉर्म्स का सारे पैरामीटर्स फुलफिल कर दिए हमने? यस सर। सर बेसल नॉर्म में 8% रखना है तो इंडिया 9% रखता है। ओके, तो आप ये मान रहे हैं कि बेसल नॉर्म्स 3rd जो चल रहा है हमने इसके सारे पैरामीटर्स फॉलो कर दिए। पैरामीटर्स पता है आपको कौन कौन से हैं? यस सर। कौन कौन से हैं? सर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ओके। और सर कैपिटल कंजर्वेशन बफर। ओके, ये क्या होता है आपको पता है इनके बारे में? सर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो टियर 1 और टियर 2 कैपिटल को अगर हम रिस्क वेटेड एसेट से डिवाइड कर दें तो तब हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकलता है। टियर 1 टियर 2 क्या है? सर टियर 1 कैपिटल वो होती है जो बैंक्स ने डिस्क्लोज करी है, जैसे इसमें भी 2 कैपिटल रहते हैं, CET1 सर कैपिटल इक्विटी टियर 1, इसमें सर जो प्रमोटर है उसकी कैपिटल आती है और बाकी जो बैंक ने डिस्क्लोज किया है जो जैसे लो गोल्ड है या कोई भी प्रॉपर्टी है वो बैंक की इसमें आती है। ओके ठीक है, लीव दिस। ओके रक्षा, जोशीमठ के बारे में सुना आपने? यस सर। आपको क्या लगता है ये नेचुरल डिजास्टर है या मैन मेड है? सर दोनों ही बोला जा सकता है। मैन मेड की वजह से ये प्रोसेस और भी फास्ट हो गया है। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? सर क्योंकि जो जोशीमठ है वो हिमालयन माउंटेन रेंज में है और माना जाता है कि जो हिमालयन है वो यंगेस्ट माउंटेन्स है, इसकी वजह से वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये कारण है कि वहाँ पे लैंडस्लाइड और जो क्रैक्स हैं वो देखे जाते हैं।
और इसमें जो मैनमेड एक्टिविटीज है वो भी कारण है, क्योंकि अच्छा, कोई कमेटी आई थी जिसने रिपोर्ट दी थी कुछ समय पहले, कमेटी का नाम पता है आपको? सर 1976 में आई थी मिश्रा कमेटी। क्या बोला था मिश्रा कमेटी? सर उन्होंने बोला था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए और यहाँ पे जो स्टोन्स पाए जाते हैं उनको तो बिल्कुल हटाना नहीं चाहिए। अगर कंस्ट्रक्शन या करना भी है तो जो वहाँ की सॉइल और जो वहाँ की मिट्टी है तो वहाँ की जब ये रिपोर्ट आ गई थी तो जो भी उत्तराखंड में सरकारें रही उन्होंने इस रिपोर्ट में जो सजेशन दिए गए थे उनको क्यों नहीं माना? आपको क्या लगता है? व्हाट इज योर ओपिनियन? सर जो गवर्नमेंट है वो डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा फोकस किया, क्योंकि जोशीमठ या उत्तराखंड जो भी है वो टूरिज्म में बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, वहाँ का रिवेन्यू सोर्स टूरिज्म है। तो इस वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट जो हुआ वो बहुत फास्ट प्रोसेस में देखा गया है। तो क्या हम मतलब एक ह्यूमन लाइफ से ऊपर इस डेवलपमेंट को रख सकते हैं या कुछ बैलेंस बना के चल सकते हैं? वो बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? सर हमें बैलेंस बना के चलना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे बोलते हैं कि इकोलॉजी को भी कोई हार्म ना हो और डेवलपमेंट भी होता रहे। तो आपको ऐसा लगता है कि हमें इस तरह आगे बढ़ना चाहिए? यस सर। ओके, जोशीमठ शहर को किसने बसाया था? सर आदि शंकराचार्य जी ने। ओके, और कुछ जानते हो उनके बारे में? सर उन्होंने मतलब जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनकी स्थापना की थी। ओके, ठीक है। ओके रक्षा, बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा आपके साथ। कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, ठीक था, बढ़िया था, है ना? मतलब जैसे पहले आप रहे थे उसमें थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट है तो वो आपने मतलब पिक किया, इसमें आप नॉर्मल हो जाएंगे, है ना? ठीक है, बाकी क्वेश्चन के आंसर्स भी ठीक दिए, है ना? मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बाकी सब कुछ ठीक है। अब ये कि पोस्चर भी ठीक है, वहां पे तुम्हें अपना परफॉर्मेंस देनी है, रिलैक्स रहना है। इतना आप लोगों ने पढ़ ही लिया है कि आप वहां पे अच्छे से हैंडल कर लो। कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, कोई टॉपिक नहीं पढ़ा, उसे कोई पैनिक नहीं होना, माइंड को रिलैक्स होकर चलना है ना? और ना ही कोशिश करनी है कि मैं देखूं कि जब आप इंटरव्यू के क्लोज हो गए हो कि एक दिन बचा है कि क्या पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है, या ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा तो इसके पीछे है ना? अपने आप पे फेथ रखें, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसे समझे क्या पूछ रहे हैं और आंसर करें कॉन्फिडेंट। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक है? और बहुत बढ़िया कर रहे हैं।